हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो बच्चों, जैसा कि हमेशा आप देखते हैं, आज की कक्षा आप और विषय, क्लास, टॉपिक सब स्क्रीन पर लिखा है। तो कक्षा 8वीं, विषय आज का गणित आप देख ही रहे हैं। और गणित विषय में हमारा जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 11, पाठ 11, सांख्यिकी भाग दूसरा देखेंगे आज, स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2, जिसमें हम चर्चा करेंगे आज का घटक बार डायग्राम अर्थात स्तंभालेख। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो हमने अपने पिछले लेसन में इस चैप्टर के अंतर्गत संख्याओं का विश्लेषण देखा, जिसमें दिए गए संख्यात्मक जानकारी का विश्लेषण हमने बारंबारता वितरण सारणी द्वारा बनाया था और देखा था, जिसमें हमने माध्य ज्ञात किया था, संख्याओं का औसत ज्ञात किया था। आज हम स्तंभालेख द्वारा संख्यात्मक जानकारी का विश्लेषण करेंगे, या यूँ कहें कि एक चित्र के रूप में संख्याओं का जो विश्लेषण है वो किस तरह किया जा सकता है, वो इस स्तंभालेख द्वारा जानेंगे। तो जब भी आलेख की बात आएगी, उसमें आलेख पेपर, ग्राफ पेपर का उपयोग होता है। कक्षा 6ठी से हम आलेख पेपर देख रहे हैं, जिसमें अक्ष खींचा जाता है, संख्या रेखा जिसे हम अक्ष कहते हैं वह बनाकर आलेख पेपर का उपयोग संख्यात्मक रूप में किया जाता है। अलग अलग रंग के आलेख पेपर मिलते हैं, जबकि सबकी रचना एक जैसी ही होती है। देख रहे हैं, हर आलेख पेपर में आड़ी और खड़ी लाइन होती है, जो कुछ मोटी लाइन होती है जो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और उसके बीच में हल्की लाइन होती है, छोटी छोटी कम दूरी पर, वह 1-1 मिलीमीटर की होती है। तो हर 2 गहरी लाइन के बीच में 10 छोटी लाइन होती है। तो 1 सेंटीमीटर की लाइन में 10 मिलीमीटर छोटी छोटी लाइन होती है, 10 लाइन। चाहे आड़ी हो चाहे खड़ी हो, ये अलग अलग रंगों के आलेख पेपर होते हैं। तो आप आलेख पेपर या आलेख बुक जब लेंगे तो किसी भी रंग का वह पेज उसके हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आलेख कागज़ में आड़ी और खड़ी रेखाएं होती हैं। हम लोग पहले देख लेते हैं शॉर्ट में, इन शॉर्ट की आलेख कागज़ होता क्या है। जैसे देख रहे हैं कि ये मोटी लाइन है, आड़ी, उसी प्रकार खड़ी भी मोटी लाइन है, यहाँ देख रहे हैं। आड़ी और खड़ी मोटी लाइन से हम देखते हैं तो छोटे छोटे वर्ग बने हुए हैं। जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो वर्ग बनेगा, और हर मोटी लाइन के बीच में, गहरी लाइन के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है। और दोनों आड़ी और खड़ी लाइन जब मिलते हैं तो उनसे देखते हैं ना, बॉक्स बनते हैं। 1-1 सेंटीमीटर वाली लाइन से 1 वर्ग सेंटीमीटर का बॉक्स बनता है, और 1-1 मिलीमीटर वाली लाइन से 1 वर्ग मिलीमीटर का बॉक्स या वर्ग बनता है। हर 1 वर्ग सेंटीमीटर में 100 वर्ग मिलीमीटर के बॉक्स होंगे। चलिए कुछ निरीक्षण करते हैं
आलेख कागज पर दिखाई गई आड़ी रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। इस तरह एक आड़ी रेखा है, उसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। आलेख कागज पर दिखाई गई खड़ी रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। यह एक खड़ी रेखा, इसे हम वाई अक्ष कहेंगे, बराबर। और ये हम आलेख कागज पर थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में रखते हैं, 2 लाइन छोड़कर लेफ्ट से, 2 लाइन छोड़कर नीचे से, ताकि हमें बाकी जो जगह मिले उसमें हम आलेख बना सकें। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष जहाँ पर मिलते हैं उसे मूल बिंदु ओ कहते हैं, जिसका निर्देशांक हमेशा 0 होता है। तो इस तरह से कुछ आलेख कागज पर अक्ष की रचना होती है। तो यह एक्स अक्ष का देखते हैं 2 सिरा है, एक राइट में एक लेफ्ट में, दोनों दिशा है। वैसे ही खड़ी रेखा में ऊपर नीचे दोनों दिशा है। हम अगर राइट में लिखते हैं एक्स अक्ष में तो एक्स लिखेंगे, और लेफ्ट में अगर नाम लिखेंगे तो एक्स डैश, लेकिन है वो एक्स अक्ष का ही भाग। तो मैं केवल एक्स और वाई अक्ष लिख रहा हूँ यहाँ पर, मूल बिंदु ओ। एक्स अक्ष पर क्या लिखते हैं? एक्स अक्ष पर दी गई जो भी जानकारी है, शाब्दिक जानकारी है, उसको लिखते हैं। जिसके बारे में जानकारी दी गई है उसे एक्स अक्ष पर लिखते हैं। जैसे कि उदाहरण कि साइकिल स्कूटर की संख्या की जानकारी अगर दी गई है बैलगाड़ी की, तो साइकिल स्कूटर रिक्शा बैलगाड़ी ये जो नाम है इसको एक्स अक्ष पर लिखेंगे, और वाई अक्ष पर उसकी संख्यात्मक जानकारी, यानी कितने स्कूटर, कितने साइकिल, कितने रिक्शा है, उसकी संख्या वाई अक्ष पर ही लिखते हैं। तो यहाँ मान लीजिए 30 साइकिल, 25 स्कूटर, 5 रिक्शा, 15 बैलगाड़ी है, तो 2 जानकारी है, एक तो नाम और उसकी संख्यात्मक जानकारी। तो नाम को हमेशा कहाँ लिखेंगे? जैसे ये जानकारी हो गई हमारे पास, नाम एक्स अक्ष पर आएगा, और एक एक मोटी जो सेंटीमीटर है उसको छोड़ कर लिखेंगे, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बैलगाड़ी। तो नाम एक्स अक्ष के नीचे, तो ये वाहन के नाम है, और इसकी जो संख्यात्मक जानकारी है वो वाई अक्ष पर। तो वाई अक्ष पर सीधे 30, 25, 5, 15 ऐसे नहीं लिखेंगे। वाई अक्ष पर हर लाइन पर हम एक निश्चित संख्या लिखेंगे, और उसके बाद उस संख्या में जहाँ पर ये 25, 30, 15, 5 दिखाई दे रहा आएगा, वहाँ तक हमें स्तंभ बनाना होता है। वो क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले आप देख लो जितनी जानकारी दी गई है संख्यात्मक 25, 30, 5, 15, उसमें किससे भाग जा रहा है। तो सामान्य तौर पर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 ऐसे ही 5 से भाग जाने वाली संख्याओं का से भाग जाता है। तो सब में 5 से भाग जा रहा है। इसका मतलब हम वाई अक्ष पर हर लाइन में 5, 5 का अंतर देकर संख्या लिख सकते हैं। तो देखते हैं वाई अक्ष पर हर एक लाइन सेंटीमीटर पर निशान लगाएंगे, और 0 ओ से शुरू करके हर सेंटीमीटर पर हम यहाँ 5 मान रहे हैं, 5 वाहन। तो हम पैमाना जरूर लिखेंगे कि वाई अक्ष पर हम क्या लिख रहे हैं। तो वाई अक्ष पर हम लिख रहे हैं हर सेंटीमीटर पर 5 वाहन। कितने वाहन? 5 वाहन। 5, 5 का अंतर छोड़कर बनाएंगे। तो जब भी हम संख्या लिखना शुरू करेंगे 0 से, तो सबसे पहले 5, फिर 5, यानी 5, 5 का अंतर देना है। तो 5, फिर 5 मिला के 10, फिर 5, 15, फिर 5, 20, 25, 30, 35, 40, इसी क्रम में कितना लिखेंगे, आखिर कहाँ तक बनाएंगे। तो हमारी दी गई जानकारी में जो सबसे बड़ी संख्या है, साइकिल कितना है 30, तो 30 से थोड़ा ज़्यादा यानी एक ज़्यादा, तो 35 तक बनाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें 30 दिखाना है। तो 30 तक तो चाहिए ही, उससे एक ज़्यादा बना दिया तो भी हमारा काम पूरा हो गया। अगर अधिकतम जानकारी 50 होती तो हमें 50 की संख्या दिखाई देनी चाहिए थी वाई अक्ष पर, 50 तक चाहिए।
तो यहाँ 5 5 से 50 नहीं मिलेगा, तो फिर हम 10 10 बनाते तो 10 20 30 40 50 मिल जाता। तो आवश्यकता अनुसार ही हम रचना करेंगे। तो एक्स अक्ष पे क्या लिखा हमने, वाहनों के नाम, तो उसको वहाँ लिखेंगे वाहनों के नाम। और वाई अक्ष पे क्या लिखा हमने, वाहनों की संख्या, तो हमने लिखा वाहनों की संख्या। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हर आलेख में प्रश्न के हिसाब से जानकारी को दर्शाना होता है। आलेख का स्तंभ जो है वो बाद में बनता है इसी संख्या को देखकर, जो कि आपके प्रश्न में दिया गया है। जैसे कि साइकिल है 30, कितने साइकिल है 30, तो साइकिल के ऊपर जो स्तंभ बनेगा वो वाई अक्ष के 30 अंक तक जाएगा, 30 संख्या। तो ये 30 है और ये साइकिल का स्थान है। तो ठीक यहाँ ये जो साइकिल की लाइन है वहाँ पर हमें 30 दिखाना है, तो स्तंभ 30 तक जाएगा। तो 30 तक क्यों गया, क्योंकि प्रश्न में लिखा गया है साइकिल जो है वो 30 है। स्कूटर कितना है, 25। तो स्कूटर की लाइन में जहाँ नीचे स्कूटर है वह कहाँ है, वह लाइन, ये लाइन है पूरी, इसमें 25 तक स्तंभ बनेगा। तो चित्र देखकर, स्तंभ देखकर ही पता लगा लेंगे कि स्कूटर कितना है, 25। रिक्शा कितना है, 5। तो रिक्शा का स्तंभ जो है वो 5 तक जाएगा। तो ये है रिक्शा 5, है ना। बैलगाड़ी कितना है, 15। तो बैलगाड़ी का स्तंभ 15 तक जाएगा। तो ये है बैलगाड़ी का नाम और उसका जो संख्या 15 है, तो 15 तक ये जाएगा। तो हमने देखा हर एक नाम पर उसकी संख्या का स्तंभ बना दिया। तो इस तरह से यह एक स्तंभालेख तैयार हुआ वाहन और उनकी संख्या का। तो स्तंभालेख बनाने के लिए कौन कौन से साधन की जरूरत पड़ेगी, तो आलेख पेपर लगेगा जैसा कि आप देख रहे हैं, पेंसिल लगेगी, स्केल लगेगा, पट्टी लगेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आलेख बनाने के लिए। बनाते कैसे हैं फटाफट देख लेते हैं। पहले क्या करेंगे, एक एक्स अक्ष बनाएंगे इस तरह से। हमेशा हर आलेख में यही क्रिया होगी, दोनों तरफ तीर का निशान, क्योंकि ये रेखा है। उसी प्रकार लेफ्ट से 2 सेंटीमीटर छोड़कर खड़ी रेखा बनाएंगे, जिसे हम वाई अक्ष का नाम देंगे बाद में। तो दोनों ओर से हमने 2-2 सेंटीमीटर छोड़ दिया जानकारी लिखने के लिए। अब नाम एक्स और वाई अक्ष, मूल बिंदु ओ, जिसका हमेशा संख्या 0 दिखाएंगे, वहाँ पर हमें ओ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक्स अक्ष पर विविध नाम लिखेंगे। मान लो जी मैंने यहाँ नाम लिखा ABCD, 4 नाम लिखे, और उसके बारे में संख्यात्मक जानकारी वाई पर होगा। और हर सेंटीमीटर पर निशान लगाकर, मान लीजिए मैं यहाँ 10 20 30 लिख रहा हूँ 10-10 के अंतर पर, तो वाई अक्ष पर हमने 10 पैमाना लेकर बनाया है। हर सेंटीमीटर 10 आंकड़ा दिखा रहा है। तो मान लीजिए 30 का स्तंभ बनाना है, तो ए पर 30 का स्तंभ बनाना है, तो हम पट्टी से 30 वाली लाइन को पकड़कर लाइन खींच देंगे। और वो पूरा जो कॉलम है 1 सेंटीमीटर मोटा ए के ऊपर का, वो पूरा पकड़ के हम कॉलम बनाएंगे, जोड़ देंगे ऊपर से भी। तो इस तरह से ये ए के ऊपर एक स्तंभ बन गया। बाद में आवश्यकता अनुसार हम उसको शेड दे सकते हैं पेंसिल से, डार्क शेड, लाइन वाला, या अलग रंग भी मैंने भर दिया। ये एक स्तंभ हो गया ए का 30 संख्या दिखाने वाला। उसी प्रकार हर नाम पर जितनी संख्या है, आंकड़े हैं, उसके अनुसार उसकी ऊंचाई निर्धारित करेंगे
और आलेख बनाएंगे। और पैमाना हमने क्या लिया, तो वाई अक्ष पर आप देख रहे हैं हर सेंटीमीटर के बीच में 10-10 का फर्क है। यानी हमने पैमाना लिया वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई या 10 अंक जो भी इकाई होगी। तो कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखें कि हर आलेख में एक्स और वाई अक्ष होते हैं, एक मूल बिंदु होता है, और ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ज़्यादा बड़ा हिस्सा, इसी में हमारा स्तंभ बनता है। ये आलेख का ये जगह है। पहला जो हिस्सा है चतुर्थांश, पहले हिस्से में ही हमारा सारा आलेख एक्स अक्ष के ऊपर बनता है और उसमें पैमाना लिखना बहुत ज़रूरी है कि हम वाई अक्ष पर कितनी संख्या हर सेंटीमीटर पर कितना अंतर दर्शा रहे हैं। एक्स अक्ष पर हमेशा नाम, वाई अक्ष पर हमेशा उसकी संबंधित आंकड़े या संख्या लिखी जाती है। तो नाम कहाँ, एक्स अक्ष पर, संख्याएं कहाँ, वाई अक्ष पर हमेशा। और आलेख जो भी स्तंभ बनेगा वो एक्स अक्ष पर ही बनेगा और कितनी ऊंचाई तक जाएगा, जितनी ऊंचाई, जितनी जानकारी प्रश्न में या जानकारी में दिया गया होगा वहीं तक हम इसको खींचेंगे। तो ये एक सामान्य जानकारी आपने ले लिया। अब देखते हैं आलेख के कुछ प्रकार। तो हर आलेख में ये एक्स और वाई अक्ष तो होगा ही, और जहाँ पर वो दोनों मिलते हैं एक्स वाई अक्ष, उसको हम शून्य देकर रखेंगे नाम, शून्य निर्देशांक। बिंदु का नाम ओ होता है, निर्देशांक 0 होता है अंक के लिए। हर आलेख में पैमाना होता है, चाहे कोई भी आलेख हो। एक्स अक्ष पर स्तंभ बनेगा, तो हम देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के स्तंभ। अब देखिए, पहले में हमने देखा एक सिंपल सामान्य स्तंभालेख है, यानी एक जानकारी का स्तंभ है। दूसरे राइट साइड में देख रहे हैं हम, उसमें एक नाम की 2-2 जानकारी है, यानी 2-2 आंकड़े हैं उसमें, यानी डबल जानकारी है, इसलिए 2 कलर में उसको बनाया गया है। एक ही व्यक्ति की 2 जानकारी अगर है तो 2 एक साथ जोड़कर बनाया गया है। तीसरे में भी एक ही नाम के लिए 2 जानकारी, लेकिन वो स्तंभ एक के ऊपर एक बनाया गया है। चौथे में आप ध्यान से देखेंगे तो हर नाम के लिए यहाँ पर एक के ऊपर एक 2 स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सभी स्तंभ की ऊंचाई समान है चौथे में। तो पहले वाले को सामान्य स्तंभालेख कहते हैं, जिसमें एक जानकारी की स्तंभ होते हैं। दूसरा है संयुक्त, मतलब इसमें 2 जानकारियों का स्तंभ एक साथ जोड़कर बनाते हैं बगल बगल में। विभाजित स्तंभालेख में 2 जानकारी को एक के ऊपर एक रखकर विभाजित कर देते हैं। और अंत में है प्रतिशत स्तंभालेख, जिसकी हर स्तंभ की ऊंचाई तो कुल मिलाकर समान होती है, अर्थात 100 होती है। तो प्रतिशत स्तंभालेख में 10 से अधिकतम ऊंचाई 100 ही होगी हर बार। बाकी स्तंभ में अलग अलग पैमाना हो सकता है। प्रतिशत स्तंभालेख में पैमाना हमेशा 100 तक ही जाएगा और हर सेंटीमीटर पे अक्सर हम 10% ही लेंगे, क्योंकि ये प्रतिशत है। 100% ही मैक्सिमम, अधिकतम होता है। तो इन 4 में से हम पहला दूसरा जो टाइप है हमने छठी और सातवीं में देख लिया है। जो तीसरा चौथा है विभाजित और प्रतिशत, उसको हम 8वीं कक्षा में समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारी आज की जो चर्चा होगी
वो विभाजित स्तंभालेख और प्रतिशत स्तंभालेख पर ही होगी, जो कि इस तरह से दिखाई देता है। तो हम विभाजित स्तंभालेख को पहले समझेंगे और स्तंभ समझने के लिए, आलेख समझने के लिए उसे बनाना पड़ता है। तो हम सीधे सीधे कोशिश करते हैं एक उदाहरण लेकर और फिर स्तंभ बनाने का प्रयास करते हैं। ये आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 70 पर है। तो पहले एक जानकारी दी गई, ध्यान से देखो। तो गांव है, गांव का नाम है इटलापुर, धनोड़ी, करमाबाद। और उस गांव के नीचे संख्यात्मक जानकारी है मजदूरों की, पुरुष मजदूर, स्त्री मजदूर। तो हर गांव के पुरुष और स्त्री मजदूर की जानकारी है, यानी गांव एक, जानकारी दो जानकारी कौन सी? पुरुष मजदूर की, स्त्री मजदूर की। तो जब भी एक नाम में दो जानकारी हो तो निश्चित है कि वो किसी तरह का विभाजित या संयुक्त या प्रतिशत स्तंभालेख ही हो सकता है। तो हम यहाँ विभाजित बना रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे? पुरुष और स्त्री मजदूर को टोटल करके नीचे लिखेंगे, कुल मजदूर। तो यहाँ पर पहले इटलापुर में 300, धनोड़ी में 80 और 40 मिलाकर 120, करमाबाद में 100 और 60 मिलाकर 160 मजदूर हैं। तो टोटल एक बार मिल गया हमें। इसी टोटल को ध्यान में रखकर हमें शुरुआत करनी पड़ेगी स्तंभ बनाने की। और स्तंभ बनाने के लिए सबसे पहले आलेख पेपर लगेगा और आलेख पेपर पर हमें एक्स और वाई अक्ष बनाने होंगे और फिर हम कितना पैमाना लें कि ये मजदूर उस पर दिखाए जा सकें। तो पहले गांव का नाम, 3 गांव हैं, वो एक्स अक्ष पर आएंगे। उसके बाद जो संख्यात्मक जानकारी है वो वाई अक्ष पर जाएगा। तो इस तरह से ये हमने अक्ष बनाए, एक्स और वाई। एक्स पर गांव का नाम, पहला गांव इटलापुर, 1 सेंटीमीटर छोड़कर हम इटलापुर, फिर 1 सेंटीमीटर छोड़कर धनोड़ी, समानांतर पर लिखते जाएंगे। और तीसरा गांव करमाबाद, एक्स अक्ष पर। वाई पर मजदूरों की संख्या कुल, ध्यान से देखिए, तो 300 है अधिकतम। अगर हम 10, 20, 30 लेंगे तो 300 के लिए 30 लाइन लगेगा। तो 10, 20 का अंतर, हर 10, 10 लेकर अंतर लेंगे तो 300 आएगा नहीं। तो कितना अंतर लें? तो फिलहाल 8वीं कक्षा में तो पैमाना बताया ही गया है पहले से कि 1 सेंटीमीटर पर आप 40-40 मजदूर लो, तो हर सेंटीमीटर पे 40-40 लेकर हम आलेख बनाएंगे। तो वाई अक्ष पर चलते हैं सीधे, 40, फिर दूसरा सेंटीमीटर पे 40, 40-40 80 हो गया, फिर 40 जोड़ देंगे 120, फिर 40 जोड़ देंगे 160, ऐसे 40-40 बढ़ता हुआ 200, 240, 280, 320 तक हम चले गए और हमें अधिकतम 300 है यहाँ पर इटलापुर में। तो इससे ही काम हमारा चल जाएगा। अब आलेख बनाने की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले इटलापुर, और इटलापुर में हमने कहाँ तक स्तंभ बनाया? तो प्रश्न में दिया गया है कुल मजदूर 300, तो हम 300 तक जाएंगे। 300 कहाँ है इसमें? वाई अक्ष पर 300 कहाँ है? तो कुल मजदूर 300, तो हम 300 देखेंगे कहाँ पर है। 280 से 300 के बीच में 40-40 का फ़र्क है, तो 280 में 20 जाएंगे यानी बीच में, तो 300 मिल जाएगा। तो ये 300 की निशान है, इसलिए हमारा इटलापुर का जो स्तंभ है 300 तक जाएगा। तो टोटल का जो स्तंभ है वही हमने बड़ा वाला बना लिया और ये इटलापुर है। प्रश्न में इटलापुर के बारे में ही बताया गया है, 300 है। तो पहला एक ब्लैंक इस तरह से स्तंभ 300 यानी टोटल का बना लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पुरुष और स्त्री मजदूर बताने हैं, तो हम उसे 2 अलग अलग रंगों में बताएंगे या एक रंग देंगे, एक खाली छोड़ देंगे। तो मैं पुरुष का जो संख्या है वो पीले रंग से दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैंने पुरुष के सामने पीले रंग का बॉक्स बनाया है। आप काला कर देंगे तो काले रंग का बॉक्स, लाइन खींच देंगे तो लाइन क्रॉस कर देंगे तो लाइन वाले बॉक्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं पुरुष मजदूर बनाऊंगा इटलापुर में पहले, फिर धनोड़ी में, फिर करमाबाद में, और सब पीले रंग के होंगे। और जो बचेगा वह
स्त्रियों की संख्या हो जाएगी। तो इटलापुर में पुरुष कितने हैं? 180। मुझे 180 का स्तंभ बनाना होगा, ये है 160 और 200 के बीच में। तो वहाँ तक मुझे पीले रंग का बनाना पड़ेगा। तो मैं इटलापुर में पीले रंग का 180 का एक स्तंभ बनाऊंगा, और वह 180 क्या दर्शाएगा? पुरुष मजदूर। पैमाना में भी लिखा है पीले रंग का पुरुष, और जानकारी में लिखा है 180 पुरुष मजदूर। तो 180 पुरुष मजदूर हो गया। स्तंभ को ध्यान से देखिए, ऊपर जो खाली बच गया वो कितना होगा? वो 120 ही होगा, क्योंकि हमने कुल मिलाकर 300 का एक स्तंभ खींचा है। तो बचा हुआ जो है वो स्त्री मजदूर अपने आप हो गया। अब चलते हैं धनोड़ी। धनोड़ी में 120 कुल है, तो हमें धनोड़ी पर 120 का स्तंभ बनाना होगा, और ये है 120 और ये है धनोड़ी। तो हम धनोड़ी पर 120 का स्तंभ बना देंगे। तो पहला काम हो गया। अब दूसरा काम, पुरुष मजदूर को चुनना। अब पुरुष मजदूर धनोड़ी में कितने हैं? तो 80। तो मैं 80 तक एक स्तंभ बनाऊंगा पीले रंग का। ये है 80, और धनोड़ी में 80 तक ले जाना है मुझे। तो 80 के ठीक सामने तक पहुंचेंगे इस तरह से। तो 80 हो गया ये पुरुष मजदूर धनोड़ी में। अब चलते हैं कर्माबाद। कुल है 160, और कर्माबाद यहाँ है। तो 160 का स्तंभ कर्माबाद में बनेगा कुल मिलाकर। ये हो गया 160। अब हमें उसमें पुरुष मजदूर और स्त्री को अलग करना है। तो केवल पुरुष को बनाएंगे तो स्त्री का अपने आप संख्या अलग हो जाएगी, जो कि 100 दिया गया है। तो 100 रंग का 100 कहाँ है? 80 और 120 के बीच में। तो वहाँ पर तक हमें पीले रंग का एक स्तंभ बनाऊंगा, क्योंकि मैंने कहा है पहले ही पैमाना में कि पुरुष जो है वो पीले रंग में दिखाई देंगे, उनकी संख्या। तो इस तरह से ये एक विभाजित स्तंभालेख बन गया। विभाजित स्तंभालेख में एक के ऊपर एक स्तंभ होते हैं दोनों जानकारियों की। तो इस तरह से ये स्तंभालेख बनता है, जहाँ पर सभी आलेख दिखाई देने चाहिए, पैमाना दिखना चाहिए, पैमाने की सारी जानकारी दिखनी चाहिए। तो हमारा जो हल है वो इस तरह से होगा। प्रश्न जो लिखावट है वो दूसरे पन्ने पर, और आलेख हमारा आलेख पन्ने पर इस तरह से दिखाई देना चाहिए। सारे अक्ष, सारा स्तंभ, पैमाना और दोनों जानकारी पीले रंग में क्या है, और ब्लैंक बॉक्स में किसकी जानकारी दिखाई दे रही है। और ये आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 70 और 71 में कुल मिलाकर यह प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ ध्यान से आपने समझ लिया, बाद में आप पाठ्य पुस्तक भी जरूर देखिए। चलिए अब सीधा एक प्रश्न लेते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक का प्रश्न संग्रह 11.2 पेज नंबर 71 पर है। ये आकृति बनाया गया है, यानी आलेख बना हुआ है। हमें उसको देखना है, समझना है, और उसके सामने जो प्रश्न है उसका उत्तर देना है। तो ये आलेख बना बनाया आपके पाठ्य पुस्तक का ही है। इसमें कौन सी जानकारी दी गई है? आप एक्स और अक्ष और वाई अक्ष को ध्यान से देखें तो एक्स अक्ष पर नाम लिखे गए हैं बच्चों के, बराबर, और वाई अक्ष पर 1000 तक का अंक दिया गया है, जो कि क्या है? बचत है। आप बॉक्स में देखो, पैमाना के नीचे हर सेंटीमीटर पर वाई अक्ष पर 200 का अंतर है, और ब्लू में है अप्रैल महीने की बचत, तो वाइट में है मार्च महीने की बचत, यानी 2 अलग अलग महीने की बचत का यह एक स्तंभालेख है। तो अब प्रश्न में लिखा गया है एक्स अक्ष पर महिलाओं के नाम, इसलिए महिला लिखा गया है, और वाई अक्ष में बचत रुपए में यहाँ पर दिखाया गया है। पहला प्रश्न, यह आकृति किस प्रकार के स्तंभालेख की है? एक के ऊपर एक, इसका मतलब उत्तर क्या होगा? यह आकृति विभाजित स्तंभालेख की है ना। दूसरा, अप्रैल महीने में वैशाली की बचत कितनी है? कैसे पता चलेगा? तो पहले वैशाली कहाँ है, खोजो स्तंभ वैशाली वाला। तो वैशाली का स्तंभ,
और उसके बाद अप्रैल महीना, तो अप्रैल महीना मतलब नीले रंग का स्तंभ, ध्यान रखो नीले रंग का स्तंभ यानी अप्रैल महीना। तो ये वैशाली और नीले रंग का स्तंभ कहाँ तक है उसका, तो हम देख रहे हैं 600 तक है। तो अप्रैल महीने की बचत वैशाली की कितनी है, ये रहा, कहाँ तक है नीला स्तंभ, 600 तक, 600 रुपये उत्तर हो गया अप्रैल महीने में वैशाली की बचत। तीसरा प्रश्न, सरोज की, अब सरोज को ध्यान से देखो कहाँ है नाम, मार्च और अप्रैल महीने की कुल बचत यानी मार्च और अप्रैल मिलाकर कितनी बचत है, यानी पूरे स्तंभ की जानकारी को देना है हमें। तो सबसे पहले सरोज, और मार्च अप्रैल मिलाकर मतलब वाइट और ब्लू मिलाकर कितना बड़ा स्तंभ है वो, तो ये यहाँ तक है, और वो कहाँ तक है, 800। तो सरोज की मार्च और अप्रैल की कुल बचत कितनी हुई, 800 रुपये। तो इस तरह से प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं बच्चों, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, सविता की कुल बचत, सविता की कुल बचत मेघा की कुल बचत से कितना अधिक है। सविता और मेघा दोनों की कुल बचत मतलब नीला और सफ़ेद मिलाकर, तो पहले सविता का चेक करेंगे फिर मेघा। सविता की कुल बचत है 1000 बराबर, तो सविता की बचत 1000। मेघा की कुल बचत कितनी है, तो मेघा की बचत है कुल, कहाँ तक है, 400 600 के बीच में मतलब 500, तो मेघा की बचत 500। दोनों में कितना अंतर है, अधिक है, घटा के देख लेते हैं। तो 1000 में से 500 घट गया, 500 रुपये अधिक है। तो सविता की जो बचत है वो मेघा से 500 रुपये अधिक है। इसी में आखिरी प्रश्न, अप्रैल महीने में सबसे कम बचत किसकी है। अप्रैल महीना मतलब नीले रंग का स्तंभ, तो नीले रंग के सभी स्तंभ में सबसे छोटा स्तंभ कौन सा है, तो ये नीले रंग का स्तंभ है। पहले में 600 तक है, दूसरे में 400 तक, तीसरे में भी 400 है, चौथे में 200 तक है और पांचवें में 600 तक है। इसका मतलब सबसे कम बचत वाला स्तंभ कौन सा है, मेघा वाला, 200 रुपये का। तो प्रश्न है अप्रैल महीने में सबसे कम बचत किसकी है, नाम बताना है। तो हमने देखा अप्रैल महीने में सबसे कम बचत मेघा की है। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हुआ। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं जो कि आपके पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 72 पर है, यानी अगले ही पेज पर है जहाँ हमने अभी उदाहरण देखे थे। क्या लिखा है, जिला परिषद के विद्यालय के 5वीं से 8वीं यानी 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 4 क्लास के विद्यार्थियों और विद्यार्थिनियों की संख्या दी गई है, यानी छात्र छात्राओं की। इस आधार पर विभाजित स्तंभालेख खींचना है। पैमाना दिया गया है 1 सेंटीमीटर पर 10 विद्यार्थी को लेना है y अक्ष पर। तो जानकारी क्या दी गई है, कक्षा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, छात्र यानी विद्यार्थी 5वीं में 34, 6वीं में 26, 7वीं में 21, 8वीं में 25, छात्राएँ यानी लड़कियाँ, ये है 5वीं में 17, 6वीं में 14, 7वीं में 14, 8वीं में 20। अब आलेख बनाना है, विभाजित स्तंभालेख। तो सबसे पहला काम इनका योग टोटल करना जरूरी है। तो एक कॉलम बढ़ाएंगे और टोटल करेंगे। 5वीं के टोटल कितने हो गए, वो हो गया 51। 6वीं का योग कितना हुआ, 26 और 14 40। 7वीं का टोटल कितना हुआ, 35। 8वीं के विद्यार्थी की संख्या कुल 45। ये जो टोटल है इतना बड़ा बड़ा स्तंभ हर क्लास के लिए बनेगा। उसी में फिर हम छात्र और छात्राओं को अलग रंग से डिवाइड कर देंगे। तो ये एक जानकारी मिल गई हमें। अब हम स्तंभ बनाने के लिए पहला काम क्या करेंगे, आलेख पेपर पर जाएंगे और उचित जगह छोड़कर x और y अक्ष बनाएंगे। कैसे बनाना है ये आपने जान लिया।
मूल बिंदु पर 0 लिखेंगे। नाम है कक्षाएं एक्स अक्ष पर, जो कि है 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं प्रश्न में लिखा गया है। वाई पर क्या है? विद्यार्थी संख्या। अब पैमाना प्रश्न में दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर पर 10-10 विद्यार्थी लेना है। तो मैं वाई अक्ष पर देखिए ध्यान से, हर सेंटीमीटर पर लाइन खींचूंगा और वहाँ 10, फिर 20, यानी 10-10 छोड़कर मुझे लेना है। अधिकतम कितना ले सकता हूँ मैं? तो कुल विद्यार्थी 51 ज़्यादा है, सबसे बड़ा ज़्यादा, यानी मैं 60 तक लूँ तो मेरा काम चल जाएगा, उसके आगे मुझे लेने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले 5वीं की ओर चलेंगे। 5वीं में टोटल है 51, तो 5वीं के ऊपर 51 का एक स्तंभ बनेगा। 51 कहाँ बनेगा? 50 से एक लाइन छोटी वाली ऊपर 51, तो मैंने 50 के ऊपर ये बना दिया 51 का 5वीं के ऊपर। अब इसमें मुझे छात्र और छात्राओं को अलग अलग करना है, तो पैमाना में मुझे बॉक्स का कलर डिसाइड करना है कि मैं छात्र के लिए क्या रखूं, छात्राओं के क्या रखूं। तो मैंने छात्र के लिए पीला रंग और छात्राओं के लिए नीला रंग का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो छात्र हैं 34 प्रश्न में, मतलब मुझे 5वीं में 34 तक ले जाना है पीले रंग को, क्योंकि वह छात्र हैं। तो 30 और 4 लाइन छोटी वाली 34, तो यह बन गया पीले रंग का छात्र। तो बचा हुआ ऊपर जो है वो छात्राएं हैं, और वो मैं नीले रंग का मैंने पहले ही कहा है 17 होंगे, अपने आप हो जाएंगे। तो ऊपर वो जो बचा हुआ वो 17 ही होगा, क्योंकि कुल मिलाकर 51 है। इस तरह से कक्षा 5वीं के छात्र और छात्राओं का एक स्तंभ बन गया। अब 6ठी की ओर चलते हैं। 6ठी में टोटल है 40, तो हमारा स्तंभ 40 तक बनेगा। एक ब्लैंक खाली स्तंभ जो बनाना है 40 तक, उसमें हमें छात्र को अलग करना है 26, तो 26 तक हमारा पीला बॉक्स जाएगा। बचा हुआ 14 अपने आप नीला जो वह छात्राएं हो जाएंगी। तो शुरू करें 26 तक, 20, 25 और एक 26, यह हो गए छात्र, और बचा हुआ जो है वो नीला वह छात्राएं। अब उसी प्रकार 7वीं, टोटल 35 है, 35 तक बनाया, उसमें छात्र 21, तो 21 तक पीला, बचा हुआ 14 जो है वो नीला, आप स्वयं बना सकते हैं। अब 8वीं की ओर देखते हैं। 8वीं में टोटल 45 है, तो 45 तक स्तंभ जाएगा, और उसमें छात्र हैं 25, तो 25 तक पीला बनेगा। तो 20, 5, 25, बचा हुआ जो 20 है वो नीला छात्राओं के लिए। तो इस तरह से हमने ये आलेख पूरा कर लिया, जो कि प्रश्न संग्रह 11.2 का पेज नंबर 72 पर यह प्रश्न था। तो हमारा विभाजित स्तंभालेख हुआ। अब अगला एक स्तंभालेख है जो कि प्रतिशत स्तंभालेख है। यह बहुत आसान है। इसमें हर स्तंभ की ऊंचाई 100 के बराबर यानी एक समान ही होगी। तो इसमें एक्स और वाई अक्ष बनेगा। सामान्य तौर पर हर सेंटीमीटर में 10-10 का अंतर, और 100 तक यह जाएगा। तो प्रतिशत स्तंभालेख में सभी स्तंभ की ऊंचाई 100 इकाई ही होती है, 100% ही होती है। तो जितना भी स्तंभ बनेगा वह 100 के बराबर होगा मिलाकर। उसमें से दी गई जानकारी में से जितना भी संख्या आएगी उतने तक हम वह रंग रंगेंगे। पैमाना 1 सेंटीमीटर पर 10 सेंटीमीटर ही होगा हमेशा, और उसमें से पीला वाला हिस्सा जो होगा वो किस बारे में है, फिर खाली हिस्सा किस बारे में है वो लिखा जाएगा, जैसे कि विभाजित में हम लिखते हैं। उदाहरण देख लेते हैं सीधा एक स्तंभालेख, प्रतिशत स्तंभालेख खींचना है। जानकारी कुछ इस तरह से 8वीं कक्षा का विभाग
ABCD डिवीज़न है यह, जिसमें गणित में ए श्रेणी में जो उत्तीर्ण हुए पास हुए विद्यार्थियों की संख्या लिखी गई है। तो 8वीं ए में 45, बी में 33, सी में 10, डी में 15 विद्यार्थी जो हैं वो ए क्लास में उत्तीर्ण हो गए गणित में, और बचे हुए विद्यार्थी जो हैं वो अन्य क्लास में उत्तीर्ण हुए। टोटल लिखा गया है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो क्या इन्हीं से हमारा काम चल जाएगा? नहीं, क्योंकि हमें प्रतिशत में बनाना है ना। तो सबसे पहले एक कॉलम एक्स्ट्रा, विभाजित में हम क्या करते हैं, दो जानकारियों को जोड़ते हैं। यहाँ पर एक ही जानकारी दी गई है, टोटल दिया गया है। तो सबसे पहले हम जो जानकारी दी गई है टोटल के अलावा उसका प्रतिशत निकालेंगे टोटल से। कैसे निकालते हैं? तो गणित में उत्तीर्ण जो है ए श्रेणी वाले विद्यार्थी है उसी का प्रतिशत निकालेंगे। तो गणित में ए श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत, संख्या तो दी गई है, प्रतिशत। सबसे पहले 8वीं ए में चलते हैं। 60 में से 45 विद्यार्थियों को ए मिला है, तो हम 45/60 कर देंगे। ध्यान रखो कैसे किया जा रहा है। तो 45 विद्यार्थी 60 में से, इसलिए 60 नीचे 45 ऊपर, गुणे 100 कर देंगे तो प्रतिशत बन जाएगा। तो 45/60 गुणे 100 काट देंगे। 15 से 15 चौका 60, 15 तियां 45, 4 से 100 कट जाएगा, 4 कम 4 25, तो 25 और 3 गुणा किया 75 आ गया। तो 75% विद्यार्थी 8वीं ए में ए श्रेणी में आए हैं। उसी तरह बी में 55 में से 33 विद्यार्थी दिया गया है ना बी में, तो 55 नीचे 33 ऊपर गुणे 100, हर बार यही गुणा 100 काट देंगे। 11 तियां 33, 11 पचे 55, 5 से 100 काटेंगे 20 बार, 20 तियां 60, 60% विद्यार्थी 8वीं बी में ए श्रेणी में आए। अब क्लास सी में चलते हैं। 8वीं सी, 40 में से 10 विद्यार्थियों को मिला है, गुणे 100 कर देंगे। 10 से कट गया 4 बार, 4 से कट गया 25 बार, मतलब यहाँ पर 25% विद्यार्थी क्लास 8वीं सी में आए ए श्रेणी में। और डी में 75 में से 15 गुणे 100, 15 कम 15, 15 बचे 75, और फिर 5 से 20 बार, 20 कम 20% हो गए 8वीं डी में। ये जानकारी हो जाने के बाद अब यहाँ प्रतिशत हमें मिल गया, नीचे 75, 60, 25, 20। इसी का हमें क्या करना है, प्रतिशत स्तंभालेख बनाना है। तो अब जानकारी को साइड में रखते हैं और हम आलेख पेपर पर आलेख की रचना करेंगे। पहले अक्ष खींचेंगे। एक्स अक्ष पर नाम क्या है, कक्षा 8वीं ABCD। तो 8वीं कक्षा के विभाग, और कितने विभाग हैं, 4 ABCD और लिख दिया। वाई पर क्या होंगे, प्रतिशत, गणित के ए श्रेणी में उत्तीर्ण प्रतिशत, और वो होगा 10, 20, 30। पैमाना पहले से ही दिया गया है, ये हर सेंटीमीटर पर 10% ही बनाना है। तो हमने बना लिया। और हर कक्षा के लिए 100 ही जाएगा, यानी 100 फिक्स है, तो समान ऊंचाई वाला स्तंभ ब्लैंक बना लिया। अब इसमें हमें क्या करना है, ए श्रेणी में विद्यार्थी कितने हैं 8वीं ए में, तो प्रश्न देखिए तो 75 दिख रहा है पीले बॉक्स में, तो ए में 75 तक ले जाना है। पैमाना चूँकि दिया ही गया है, ये हर सेंटीमीटर 10% बताएगा। और मैं पीला वाला रंग दे रहा हूँ गणित में ए श्रेणी के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को, तो बचा हुआ जो है वो अपने आप हो जाएंगे अन्य श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी। तो पहला है ए 25%।
75%, तो मैं 75 तक ले जाऊंगा। बहुत सिंपल है, मैंने बना दिया 75 तक पीला, तो बचा हुआ अपने आप अन्य हो जाएंगे, है ना। अब बी में देखते हैं 60, तो बी में 60 तक ले जाऊंगा, है ना, आसान बात। अब बताइए सी, 8वीं सी में 25%, तो सी वाले स्तंभ को 25 तक ले जाऊंगा। 20 और 30 के बीच तक गया ये। 8वीं डी में 20%, मतलब 10, 20, ये हो गया प्रतिशत स्तंभालेख, है ना, आसान बात। तो ये 11.3 पेज नंबर 73 पर यह उदाहरण था। तो बहुत आसान है प्रतिशत स्तंभालेख बनाना। उसी प्रकार प्रतिशत स्तंभालेख को पढ़ना समझना भी आना चाहिए। अगर बनाया है तो यह भी देख लेते हैं। दिए गए स्तंभालेख का निरीक्षण करना है और प्रश्न को उत्तर देना है। आप लोग आसानी से दे सकते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, स्तंभ में y अक्ष पर 100 तक आंकड़े हैं। सारे स्तंभ की ऊंचाई एक समान है, तो इसका मतलब यह जानकारी क्या है, पहले लिख लेते हैं प्रश्न के हिसाब से। x पर किसान के नाम, y पर उत्पादन का प्रतिशत, नीले रंग में अरहर है, वाइट कलर में चना है, ये ध्यान रखना है। तो दो जानकारी है, अरहर और चना। प्रश्न पहला, संलग्न स्तंभालेख किस प्रकार का है? तो हम क्या विभाजित है ये या स्तंभ प्रतिशत है ये? तो ये प्रतिशत है तो विभाजित, लेकिन प्रतिशत स्तंभालेख है क्योंकि सभी स्तंभ 100 ऊंचाई के हैं। दूसरा है, अजित के खेत में अरहर की दाल। अजित का खेत कहाँ पर है वह देखो। अरहर की दाल मतलब नीले रंग का, कहाँ तक है वो देखो और उत्तर बताओ कितने प्रतिशत है। तो 60% है। आप स्वयं निरीक्षण कीजिए, मैं उत्तर यहाँ लिख रहा हूँ, निरीक्षण ध्यान से करिए। तीसरा, यश और रवि। तो यश और रवि को ध्यान से देखो, स्तंभ को। दोनों में चना मतलब वाइट वाला, तो यश में चना कितना है? तो 50 के ऊपर 50 है और रवि में 70 के ऊपर 100 तक यानी 30 है। तो कितना अधिक है? 50 में से 30, 20% अधिक है। चौथा, अरहर का उत्पादन सबसे कम किसका है? अरहर मतलब नीला, तो सबसे छोटा नीला वाला कहाँ पर है? तो सुधा के नाम के है, इसलिए सुधा का उत्पादन सबसे कम है अरहर में। आखिरी है, सुधा का ही अरहर और चना में, चना और अरहर का कितना उत्पादन है अलग अलग बताना है। तो अरहर का है 40 जो कि नीले रंग में है, चना जो है वाइट बचा हुआ 60%। तो इस तरह से यह उत्तर प्राप्त हुआ। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।